नए मेहमान हमारे साथ फारूक अहमद डार साहब जुड़े हैं। फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तमाम पैनलिस्ट को और खुसूसन जो है ये हमारे जुल्फ़ भाई हैं। अब क्या पूरा नाम है मुझे तो नहीं याद है, लेकिन फिर भी तो हम इनसे माजरत ख्वाह हैं। ये डोडा में आए थे, मैं बहुत ओवर बिजी था कि उनके साथ मुलाकात करें, लेकिन आप यकीन जानिए भाई कि खाना भी याद नहीं रहता है। दिन भर खाना कब खाएं कहाँ ना खाएं, मतलब कंटिन्यू टेलीफोन भी और प्लस जो है पब्लिक के साथ इधर उधर चलना भी। आज गालपन मुझे ये सदीक अजीजम भी मिले थे, तो सदीक को मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा भाई काम बता, आज हमारे हाथ में काम बता। बहरहाल हमने अपना फर्ज निभाया, तो इन्होंने उसके एवज में कहा कि मेरी पंचायत में कोई काम है ही नहीं, तो मैं क्या बताऊं। इसलिए हम ये नहीं देखते हैं कि भाई कहाँ क्या है, हम ये देखते हैं कि कहाँ क्या हो सकता है। तो बस इसलिए मैं अब सवाल इसके बाद कीजिएगा, लेकिन ऐसे मैंने जो है मैं माजरत खा हूँ, फारूक जुल्फिकार साहब भाई से मैं नहीं फारूक मिल साहब पाया। जी 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 फारूक जी। साहब फारूक साहब आपने बोला था, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं सोशल मीडिया के जरिए से आपका। लेकिन आपने जो काम हमें बोले थे वो इंशाल्लाह ऑलरेडी यहाँ पे तो अवेलेबल है। देखिए, बाद में जो आपका मैं आपको काम बोल रहा था वो आपकी हुदूद के बाहर था, क्योंकि बदकिस्मती से बहुत कोशिश की थी उस टाइम भी, लेकिन कुछ पंचायतों ने साथ नहीं दिया, तो हम चले गए त्रुंजा में। तो उसमें तो आप हमारी उतनी वहां पे तो आपकी पकड़ नहीं थी, क्योंकि आपका अपना प्लान था। तो लेकिन इसके बाद भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आपने वो जोन्स वगैरह की बात की थी कि हाँ जनाब, अगर कहीं स्कूल का काम है या और कोई चीज है तो वो उसमें तो खुदा के फजल व करम से यहाँ पे तो कंप्लीट है सारा। तो उसके लिए तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें याद रखा उस इस गली में भी। चलिए फारूक साहब से पहला हमारा सवाल ये रहेगा कि आज लाइट अगर 6 बजे आनी थी, 8 बजे जानी थी, लेकिन लाइट 7:30 आती है, 8 बजे चली जाती है, फिर 10 बजे आती है, 10:30 बजे चली जाती है। फारूक साहब ये वजह क्या है? क्यों इतनी ज्यादती हो रही है हमारे साथ? आ गई लाइट। लाइट को डर है आपका, चलो क्योंकि अगर दोस्त, आप तक बात पहुंची शायद इन्होंने सोचा कि अब ये आगे कॉल आएगी, इसलिए पहले ही आ गई। नहीं इससे पहले हम दूसरे चैनल पे थे, तो बहुत ही हमने जो कुछ बाकी नहीं रखा है कि मतलब जो है कोई, आपको पता है मेरी दोस्ती उस वक्त खत्म हो जाती है जब मजलूम कहीं मुसीबत परेशानी में हो, तो उस वक्त याराना सबका खत्म हो जाता है। लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा इसके साथ कि देखिए, हमारे ऊपर रब का करम है, रहमत बारह हुई, हमारे आज बारिश हो रही है, हुई। हमें इतना भी आज के दौर में देखिए एक चीज है, खुदा रहम करे, हर एक पे अपना करम करे, फजल करे। हमारी नीयतें जो हैं वो बहुत ज्यादा थोड़ी सी बिगड़ चुकी हैं। हमने इंसान को जो है करता धरता माना हुआ है। हमने अपने जिंदगी के फैसले अपने रब पे बहुत कम डाले हैं, क्योंकि आज की डेट में हमारी जो तरबियत हो रही है ना, हम ये मानते हैं कि इंसान करने वाला है। जब तक अल्लाह के हुक्म के बगैर, उस खुदा के हुक्म के बगैर पता नहीं हिलता है। जो कुछ भी इस रोए जमीन के ऊपर होता है, खुदा रब्बुल आलमीन ने इख्तियारात इंसान को दिए हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हमें 100% यकीन अपने रब पे रखना चाहिए। बाकी जो एम्प्लॉय, जो मुलाजम, जहां जिस मकाम पे उसको रब ने जो है वो फाइज किया है, उसको जिम्मेदारी दी, उसको ओहदा दिया है, अगर वो कभी भी खुदा के बंदों को तकलीफ पहुंचाता है और वो भी जानबूझ के, तो उसको मेरे रब के यहाँ हिसाब देना होगा। हम खिदमत खलक के लिए, सिर्फ मैं ही नहीं हूं, आप ही नहीं, हर इंसान को, सदीक साहब, हर इंसान को रब ने यह कहा कि आप खिदमत खलक करें। हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद, खुदा के जो हुकूक हैं, परसों ये सदीक साहब ने बात दोहराई थी, वो खुदा और बंदे के दरमियान का मामला है। लेकिन ये जो हकूकुल इबाद हैं, बंदों और बंदों के दरमियान जो जिम्मेदारियां हैं, जो फराइज अंजाम देने हैं, जो ड्यूटी है, अगर उसमें कोई कोताही बरतेगा, तो फरमाया रब ने, मैं हकूकुल्लाह अपने लिए माफ भी कर सकता हूं, लेकिन हकूकुल इबाद में अगर आप लोगों ने कोई कमी की होगी और जानबूझ के खुदा के बंदों को तकलीफ पहुंचाई होगी, तो वो मैं तब तक माफ नहीं कर पाऊंगा जब तक वही मुतासिरा शख्स, जो बंदा उस आपकी गलती या आपकी वजह से जो है मुतासिर हुआ होगा, उसको तकलीफ पहुंची होगी, जब तक वो तुम्हें माफ नहीं करेगा, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और हम लोगों को एक ऐसी सोच भी बनानी चाहिए। देखिए, हमें आरडीडी डिपार्टमेंट की एक क्लियर कट गलती दिखाई दी, उनके खिलाफ हमने एहतजाज किया और हमने टाइम एडमिनिस्ट्रेशन को दिया कि अपनी गलती को सुधारें। देखिए, पीछे बारिश नहीं थी कल तक, तो मेरे ख्याल में टाइम टू टाइम हर एक को बिजली आया करती थी। अगर आज थोड़ी सी बारिश हो गई, तो इट मींस हमारा जो यहाँ इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है, चाहे वायर सिस्टम तारों का है, ट्रांसफार्मर्स का है, हो सकता है कि इसकी वजह से जो है यानी उन तरसीली लाइनों पे, बिजली की तारों पे, ट्रांसफार्मर्स पे, हो सकता है कि वो ओवरलोड पड़ता होगा, कुछ प्रॉब्लम होती होगी। वरना एक जेई या एक एक्सियन या एक लाइनमैन कभी नहीं चाहता है कि ये टूटे। वो जब टूटती है वो भी दुखी हो जाते हैं,
کہ भाई लोग भी फोन करते हैं और लोग भी गालियां देते हैं, लोग भी बुरा भला कहते हैं, लेकिन अब ये होने को क्या कर सकते हो आप? जो होना होता है वो हो जाता है। अब हम लोगों को भी सब्र करना चाहिए, हमें भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि वो भी हम जैसे इंसान हैं, वो भी हमारे भाई हैं। और ये कोई पानी का मामला नहीं है, पाइप पे कहीं भी हाथ मारो, ये आग है, आग है। ये बिजली जो है ये जिंदगी को लेने में लम्हे भी नहीं देती है। और हम लोगों को सोचना चाहिए, अगर रात की तारीखी में किसी हमारे साथी का कोई हादसा हो जाए, वो किसी का भाई है, वो किसी का बेटा है, वो किसी का जो है चाचा है, तो इट मीन्स बीइंग ए बेस्ट ह्यूमन बीइंग के हमें इन एम्प्लॉइज के साथ भी मोहब्बत करनी चाहिए। एक टीचर हमारे स्कूलों में लापरवाही करता है, हमारी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन कोई किसी को टस से मस नहीं होता है। लेकिन एक लाइनमैन को अगर 5 मिनट या 1 घंटे के लिए बिजली लाइन टूट गई तो हम जो है उसकी माँ बहन एक कर देते हैं। देखिए, बहसियत जिम्मेदार एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के मुझे उन्हें भी अपना भाई समझना है। वो भी हमारी तरह हमारे माशरे का एक हिस्सा है, उनकी भी एक अपनी एक प्राइवेट लाइफ भी है। मैं मानता हूं ड्यूटी भी उनके 24 घंटे है और एसेंशियल सर्विसेज हैं, लाजमी जो है इस वक्त एक ड्यूटी है। तो जहां तक मुझे लग रहा है इनके ऊपर भी ऑफिसर जो होते हैं वो डंडा मार के होते हैं कि भाई पब्लिक का शोर हो जाता है, आप फौरी तौर काम करें। अगर आपके यहाँ बिजली आई, अगर फॉल्ट कहीं था, इट मींस हमारे कहीं वो लाइनमैन या फोरमैन या जेई अभी भी एक्टिव थे, कहीं काम कर रहे थे, तभी बिजली आई कि नहीं आई। मैं मानता हूं हम जिम्मेदार हैं, लेकिन हम उनके भी जिम्मेदार हैं। फरमाया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक चोरी का मामला आया था, जब तहकीक हो गया तो एबीसी उसमें गलत निकला, और उसके इवज में मशहूर ये बात हुई, क्या जी सदीक, कि अगर इस जगह चोरी की जो चोरी साबित हुई, अगर मेरी फातिमा भी उस जगह होती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन जो है कि इंसाफ की बात जब आएगी तो इंसाफ के सामने जो भी गलत पाया जाएगा उसको सजा दी जा सकती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंसाफ नहीं किया जा सकता है। रात की तारीकी में एक तार को लाइनमैन ढूंढते ढूंढते कहीं कुछ भी हादसा हो सकता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पीडीडी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को भी कहना चाहूंगा कि वो हमेशा दिन की रोशनी में हर फॉल्ट को देखा करें और रात के तारीकी में उन्हें कहीं मुसीबत और परेशानी में ना जाना पड़े। और मैं आवाम से भी अपील करना चाहूंगा कि आप उन एम्प्लॉइज को भी अपने भाइयों की तरह, अपने अजीजों की तरह ट्रीट करें और ये समझें कि अगर रात की तारीकी में मुझे ट्रांसफार्मर के पास जाना पड़ेगा तो कितनी तकलीफें हो जाएंगी। अगर फ्यूज ही उड़ जाता रात के 10 बजे या 12 बजे रात को, तो उस बंदे ने वो भी घर में कहीं होगा। हालांकि हर ट्रांसफार्मर के करीब तो फिर पीडीडी डिपार्टमेंट को एक रूम बनाना चाहिए था एक लाइनमैन के लिए। रात की तारीकी में जंगलों में अब फॉल्ट कहीं भी हो सकता है। तो इसलिए हम सब लोगों को मिलजुल के मैंने परसों भी एक बात कही थी, वॉलंटियरली अगर आपकी बिजली ठीक नहीं है 10 जवानों को अपने मोहल्ले में उठाओ, चलो भाई आज हम इन लाइनमैनों के साथ जाते हैं, ये हमारी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, जहां कमी पेशी है, इनके पास लेबर नहीं है, हम जाएंगे। खुदा की कसम करके कहता हूं कि हम लोग अगर इनको हाथ बिठाते तो जनाब ये हमें सब कुछ बेहतर बना देते। लेकिन हम इनको समझते हैं ये हमारे मतलब अंडर हैं, ये मजबूर हैं, ये जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी तनख्वाह के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। मैं मानता हूं एक साइड से वो वाकईतन अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उन्हें इज्जत नहीं दे सकते हैं? क्या हम उन्हें चाय नहीं पिला सकते हैं जब वो गांव में आएंगे? क्या हम उन्हें खाना नहीं खिला सकते हैं? जब वो पोल को कहीं खींच रहे होते 2-3 हम 7-8 जमा होके उनको नहीं कह सकते यहाँ हम भी आपकी मदद कर सकते हैं? तो मैं आप सब भाइयों से, तमाम आवाम से यह अपील करना चाहूंगा कि आप लोग जो हैं हम सब मिलकर कोशिश करें कि जब भी कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी हमारे इलाकों में आ जाए तो हम उसकी एक तो इज्जत करें, उसको हम रिस्पेक्ट दें और फिर काम पूरे का पूरा लें, लेकिन गुलाम समझ के या मजबूर समझ के नहीं, एक एक्सपर्ट समझ के। अगर टीचर इस वक्त हमारे गांव के अंदर हमारे बच्चों को तालीम दे रहे हैं, हम जितनी इज्जत उनकी करेंगे, जितनी खातिरदारी करेंगे। देखिए कश्मीर से एक पीर साहब आया करते थे हमारे इलाकों में, जनाब वो क्या करता था, बस हमारे घरों में आता था, एक दिन बैठता था, मुर्गा भी उसके लिए है और एक कंबल भी उसके लिए, किसी के लिए भेड़ू भी, किसी के लिए भैंस भी। वो क्या करता था, हम कहते थे हमारा पीर है ये साल में एक बार हमारे घर आता है, हमारे लिए दुआएं करता है या हमें थोड़ा सा दीन के बारे में कहता है या और इतना सा। हालांकि वो कुछ नहीं करता था आकर, लेकिन मोहब्बत इतनी थी, इज्जत इतनी थी कि हम अपने घर का माल निकाल के उसको देते। और आज की डेट में टीचर जब स्कूलों के अंदर आता है यूं ही समझते यार छोड़ यार, ये इसकी वजह से हमारे बच्चे बर्बाद हो गए। मिलजुल के अगर हम उनसे काम लेने बैठे तो पढ़े लिखे लोग हैं, हर गांव में इस वक्त पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े प्यार से अगर उनके कांधों पर हम जिम्मेदारी डालेंगे, इज्जत भी बराबर देंगे और काम भी बराबर लेंगे, तो इनकलाब क्यों नहीं आएगा? अगर कुछ गुस्ताखी हुई होगी, माफ या कमी रही होगी, तो हमारे साथी सदीक साहब भी इसमें इजाफा करें। जी।
صدیق صاحب؟ نہیں، جو فاروق صاحب نے ابھی فرمایا بالکل صحیح فرمایا. انہوں نے تو کوئی بات پیچھے نہیں چھوڑی. دیکھیے ابھی انہوں نے محکمہ تعلیم کی بات کی. جو مطلب ہمارے محترم حضرات ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، وہ قوم کا ایک معمار ہوتے ہیں. قوم کو تیار کرنے میں ان کا کافی بڑا یوگدان رہتا ہے، لیکن اس چیز کی طرف ہم اتنی توجہ نہیں دیتے ہیں جتنی توجہ ہم بجلی کی طرف دے رہے ہیں یا دوسری چیز کی طرف دے رہے ہیں. دیکھیے ایک بلڈنگ کو بنانے کے لیے پلنتھ کی ضرورت ہوتی ہے، اور پلنتھ جو ہوتا ہے وہاں پہ ہم کتنا اچھا نقشہ، کتنا اچھا وہ مستری، مطلب جو ہائی کلاس کا مستری ہوتا ہے اسی کو ہم مکان بنانے کے لیے لگاتے ہیں. اسی طرح سے قوم ہوتی ہے، اگر اس کو قوم کو صحیح بنانا ہے، صحیح تعمیر اس کی کرنی ہے، تو اس کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے. جو اس وقت میں مانتا ہوں کہ بہت ہی ہم لوگوں کی ایک سوچ چلی جا رہی کہ ہمارے جو استاد حضرات ہیں وہ بھی شاید اپنی ڈیوٹیز سے غافل رہتے ہیں. ان کے ساتھ بھی ہمارا اتنا اٹھنا بیٹھنا اتنا اچھا رابطہ نہیں رہتا ہے. لیکن چلو، فاروق صاحب نے جو بات بولی بالکل سوانے کی بات بولی، صحیح بولا، اور سمجھنا چاہیے. دیکھیے کیا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہاں پہ ہر وقت ہر جگہ پہ سیاست ہوتی رہتی ہے، ہر جگہ پہ سیاسی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن اس معاشرے کو سدھارنے کے لیے، اس معاشرے کو صحیح ڈگر لانے کے لیے کسی نے آج تک بات نہیں کی. آپ نے دیکھا کہ پچھلے سال سے لے کے ٹل ڈیٹ تک کشمیر میں اس وقت کتنے حادثات ہوئے. میں یہی کہوں گا کہ تعلیم کے ان کے اندر وہ جو تعلیم ہے اسی کا وہ نتیجہ ہے کہ وہ اس تعلیم سے محروم رہے. چاہے وہ ان کے گھروں کے اندر اخلاقی تعلیم نہ دی جا رہی ہو، یا کوئی دوسری جو باقی مدرسوں وغیرہ میں تعلیم نہ دی جاتی ہو. یعنی اخلاقی تعلیم سے تو ہمارا گھر بالکل بیزار ہے. کوئی حتیٰ کہ یہ حدیث بھی ہے، اور یہ متفق علیہ کی حدیث ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر میں بیٹھو تو بچوں کو ادب سکھاؤ، بچوں کے سامنے اخلاق کی باتیں کرو، بچوں کو صحیح تعلیم دو. اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری، دیکھیے میں اب یہ جو اس وقت قوم کی بات ہو رہی ہے، ہماری ماؤں بہنوں کا آپ نے ڈریس اپ دیکھا ہوگا کہ کیسا ڈریس اپ ہے. حتیٰ کہ مرد کے اوپر بھی وہ ڈریس اپ حرام ہے، لیکن اس وقت ہماری مائیں بہنیں وہ ڈریس اپ پہن رہی ہیں. کوئی کہتا ہی نہیں ہے. ایک باپ جو ہے اپنے اولاد کو یہ کہنے سے دور رہتا ہے، ڈرتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو کیا کہوں. ایک باپ اپنی اولاد کو شام کو یہ نہیں کہتا کہ بیٹا آپ نے دن بھر کیا کیا، دن کو آپ کہاں تھے، دن بھر آپ کی وہ جو پروگرس رپورٹ ہے وہ کیا ہے، تو ذرا مجھے اپنا موبائل دکھا، تو نے اپنا موبائل دن کو کہاں کہاں یوز کیا. تبھی تو ہمارا معاشرہ جو ہے، دیکھیے ایک چیز ہے، اگر ہم اپنی اولادوں کو حلال روزی کھلاتے، ہم اپنی اولادوں کو صحیح تعلیم و تربیت دیتے، اخلاقی تعلیم دیتے، تو میں کہتا ہوں کہ ہر گھر سے ہر اس وقت ایماندار ہوتا. لیکن ہم نے اپنے گھروں کو اخلاقی تعلیم سے دور رکھا، اپنی دینی تعلیم سے دور رکھا، اور اس کا خمیازہ اس وقت ہم بھگت رہے ہیں. بالکل. چلیے ہمارے ساتھ شفیع صاحب جڑے ہیں، کیونکہ شفیع صاحب بار بار بول رہے تھے ایڈ کرنے کے لیے. یہ پہلے بھی ایڈ ہوئے تھے. شفیع صاحب نے کچھ باتیں پہلے کی تھی، لیکن اب یہ ایڈ ہونا کیوں چاہتے تھے؟ کیا وجہ ہے شفیع صاحب؟ نہیں، ایسے میں فاروق صاحب کو السلام علیکم میری طرف سے. وعلیکم السلام. اور بات میں یہی کرنا چاہتا تھا، فاروق صاحب ادھر دوسرے چینل پہ بھی بات کر رہے تھے، یہ اسلامی بات وہاں پہ ہو رہی تھی. تو میری ریکویسٹ یہ رہے گی، اگر ہم چلو ہر ایک بات رکھتے ہیں، مگر اگر بات ہم رکھیں گے تو جو اسلامی بات ہوگی یہ ہم نے ضروری الگ رکھنی ہے. کہ اگر ہم مثال کے طور اسی وقت میں کروں گا بات بجلی کی، اسی وقت کروں گا یہ نریگا کی، اسی میں اگر ہم یہ بات بھی رکھیں گے تو ہمارا یہ شعبہ اچھا نہیں رہتا ہے. اس کا نہیں، میں تکلیف کس کو ہوگی اس سے؟ شفیع بھائی دیکھیے، شفیع بھائی فاروق صاحب میں اس کا جواب ایک ہی چیز میں دوں گا: سبق پھر پڑھ، شجاعت کا، صداقت کا، عدالت کا. لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا. نہیں، وہ ہے سچ. دیکھیے میں مانتا ہوں آپ کی بات. شفیع بھائی میں ایک چیز بتاؤں گا. میرے لیے سب سے پہلے دین ہے، جی جی سب سے پہلے میرا رب ہے، سب سے پہلے میں بیسٹ مسلم جی ہوں. اگر جی میں ایک بہترین مسلمان نہیں بن سکتا ہوں، میں کوئی بہترین لیڈر بننے کی کوئی ضرورت نہیں. مجھے استاد یا اور کوئی امپلائی بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب میں اپنے آپ کو نار جہنم سے نہیں بچا پاؤں گا، اور مجھے حکم ہے کہ اگر آپ کو ایک آیت کا بھی علم ہے وہ دوسروں تک پہنچائیے. اور وہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں نریگا جائے بہاڑ میں، ہے بجلی جائے بہاڑ میں، سب کچھ جائے بہاڑ میں. ہم نریگا کے مزدور ہیں تو ایمانداری اس میں بھی لانی ہے. برابر. کیا اگر ہم بجلی جلا رہے ہیں تو حلال طریقے سے بجلی کا بھی استعمال کرنا ہے. اگر ہم لوگ جو ہیں اس وقت پانی پی رہے ہیں تو پانی اگر جو ہمیں کوئی دے رہا ہے، ہمیں اس کا احسان مند ہونا چاہیے، اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارے اوپر اتنا پیسہ خرچ کر کے ہمیں جو ہے اس نے وہ پانی پہنچا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو احسان فراموش جو ہے پسند نہیں ہے، احسان مند جو ہے میرے رب کو پسند ہے. دیکھیے ہمارا شو
मैं उस शो में कभी नहीं जाऊंगा जहां ना दीन की बात नहीं करने की इजाजत हो। तो हम, मेरे लिए तो मैं तो उस प्लेटफॉर्म को ही पसंद नहीं। हाँ, अगर इस वक्त नहीं बीच में फारूक हमें साहब वो कोई नहीं चाहता, वो बात गैर मुस्लिम भाई, नहीं बात फारूक सुनिए, साहब अगर बीच में हमें कोई गैर मुस्लिम भाई होता, हो सकता है उसको ये थोड़ा सा पीछे हो जाता है कि यार मुझे भी महफिल में लाया है और इस वक्त ये अपने दीन की बात कर रहे हैं। उस वक्त हमें एहतियात बरतने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी को तकलीफ, अगर किसी के दीन से तकलीफ होगी तो वो भी अच्छी बात नहीं। क्या जी सदी? यानी हमें हमें उस वक्त उनका भी अदब करना चाहिए, लेकिन हिकमत अमली से हमें सच उस वक्त भी कहना है, सच उस वक्त भी कहना है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि खलीफा ऐसे भी रहे हैं जिनको दूसरा कपड़ा खरीदने की जरूरत नहीं होती थी, यानी बैतुल माल से जो उनको हिस्सा में, और उनसे बड़े हीरो और मॉडल हमारे पास और कौन है मेरे भाई। अगर आज ये दुनिया चल रही है ना, जो कुछ अच्छे लोग हैं, जो अच्छे काम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे अच्छे ऑफिसर हैं, अच्छे मुलाजम हैं, अच्छे नेता हैं, जो कम से कम अगर 5-10% भी ईमानदारी को कायम किए हुए हैं, तो उसके साथ 90% बेईमान भी चल रहे हैं, 90% चोर भी चल रहे हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है उन 10% को बचाते बचाते बाकी 90 को भी जो है मौका दे देता है कि लगे रहो आप भी, कोई बात नहीं, वक्त आ जाएगा आपके साथ भी जो है वो आपका भी हिसाब किताब लिया जाएगा। इसलिए मैं आपसे माजरत ख्वाह हूं कि मेरे ख्याल में हम जैसे लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम दीन की बात करें। हम सबसे पहले हैं क्या, हम सबसे पहले मुसलमान हैं, उसके बाद हम सब कुछ हैं। चलिए बारा, अगर आपका कुछ और नहीं आ रहा है तो बताइए और कुछ, लेकिन हम आपसे भी देखिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम हमेशा हमेशा बेहतरीन मुसलमान बन के, अच्छा मॉडल बन के, हम हर इंसान के लिए रहमत बने, किसी के लिए जहमत ना बने, तकलीफ का बाइस ना बने। अगर किसी हमसाये को हमारी वजह से तकलीफ पहुंच रही है, इसका मतलब ये है कि हम फिर सही मुसलमान और खुदा के हकीकी ईमान वाले बंदे नहीं। हर एक शख्स जो है हमारी नजर से, हमारे हाथ से, हमारी जुबान से महफूज होना चाहिए, और वो इतना सेटिस्फाइड होना चाहिए कि हमसाये की वजह से, इस शख्स की वजह से मुझे कभी जख्म नहीं पहुंचेगा, तो वो कामयाबी है। वरना अगर हमसे डरता ही रहेगा हर एक, तो इसका मतलब हम कौन सा, रहमत तो छोड़ो, हम तो जहमत है, हम तो नुकसान है, हम तो खतरा है। और इस वक्त हमें ईमान, यकीन ही नहीं रहा है किसी एक दूसरे बंदे पे कि ये मेरे लिए अच्छा सोचता होगा। हम हर बंदे पे शक किए हुए हैं कि ये मेरे लिए हमेशा बुरा सोच रहा है। अगर बताइए क्या जी सदी? बराबर, शॉर्ट अगर कीजिए, सब शॉर्ट कीजिए, क्योंकि अब बहुत वक्त हो गया है जी। नहीं फारूक साहब मेरी बात, मुझे बनी इसराइल का एक वाक़ा याद आ रहा था, लेकिन पूरा याद नहीं आ रहा है। इंशाल्लाह मैं याद करके कल उस पे शफी साहब भी बताएं जी। फारूक साहब आपने थोड़ा ज्यादा हाईलाइट पे लिया, वैसी हाईलाइट की बात मैंने नहीं की, मैंने की नॉर्मल, मैंने की अगर किसी मुद्दे की बात उठ रही है तो उस मुद्दे में कुरान को नहीं लाया गया। कुरानी में हमारे लिए तो कुरान ही सब कुछ है। अगर उस कसौटी पे वो बात उतरती है तो ठीक अपनाओ, नहीं उतरती है तो फेंक दो। हमारे लिए कसौटी ही वही है। क्या जी हमारे लिए कसौटी ही, हमने ईमान ही लाया है। क्या हमने ईमान ही लाया इसी बात पे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो है अर्श अजीम से जो खुसूसन 4 किताबें आई हैं, और उनमें दीन जो है वो कंप्लीट हुआ है कुरान के ऊपर। तो इसे कुरान जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो फिर ये इन्ना दीना इंदलाइल इस्लाम जो है, इस इस्लाम के अंदर कुरान आखिरी किताब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल है, और हमने रसूल को अपना जो है यानी हम उसके उम्मती हैं, और उम्मती होने के नाते हम, हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी है। अगर हम लोगों पे लोग हमें अच्छा मानते हैं तो ये कमाल हमारा नहीं है, ये कमाल मेरे अल्लाह का है और मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जिनकी उम्मत में हम हैं, और तब जाकर हम उन्हें फॉलो करते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अच्छा करें। हमसे अच्छा तो कुछ नहीं हो पा रहा है, सिर्फ हम तो बातों का ही जो है वो जबानी इस्तेमाल है, जबानी खर्चा है। अमली तौर पे हो सकता है जब अमल का वक्त आ जाता है, हम कई जगहों पे जो है मतलब ना फेल, 100% फेल हो जाते हैं, लेकिन उसकी रहमत की उम्मीद फिर से है कि वो गफूर रहीम है, साथ साथ में वाहिदुल कहार भी है। अब हम तो उम्मीद रखेंगे कि वो हम पे, हमारे लिए करीम ही रहे, हम हमारे लिए रहीम ही रहे, तो वाहिदुल कहार ना बन जाए, तो गफूर रहीम ही हम पे रहे। हम जिस माशरे में, जिस दौर में, जिस समाज में रह रहे हैं, यहाँ पे तो अजीब सा सिलसिला है, वरना जबरदस्ती जो है बुराई से रोका जाता है। यहाँ बुराई से कोई नहीं रोकता है, बुराई के अड्डे खोल के रखे हैं हम लोगों ने। यही जो मोबाइल हमारे हाथ में है, इससे बड़ी बुरी चीज भी कोई नहीं हो सकती है, अगर हम इसका अच्छा इस्तेमाल करें तो अच्छी भी है। अब आजादी है, हम बंद कमरे के अंदर इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, यहाँ भी अल्लाह और अल्लाह ताला हमें यहाँ भी देखते हैं। और जो तरबियत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम इस बंद कमरे में और रात की तारीकी में भी अगर वाकईतन ईमान वाले होंगे तो हम अल्लाह से डरते होंगे, और हम रात की तारीकी में भी कोई गलत हरकत नहीं करेंगे। और कोई बात नहीं, 2 बेटा हमें तो इसलिए अगर हमें खौफ खुदा होगा, और कई जगहों पे हमें खौफ खुदा नहीं है, वहां हम चोरी भी करते हैं, वहां हम डाका भी डालते हैं, वहां हम झूठ भी कहते हैं, वहां हम नाहक गुलू भी करते हैं, नाजायज जो है किसी की तारीफ भी कर बैठते हैं।
تو اس لیے بہرحال اگر ہم لگے ہی رہیں تو یہ بند نہیں ہوگا کہ فاروق ہم صاحب جب اس سماج کو موبائل میں بالکل اگر ہم نہیں سنیں فاروق صاحب اگر اس موبائل میں ہم دیکھیں گے نا ہم انسان بھی بن سکتے ہیں وہ تو ہم نے کہا مگر نا یہ ہم پہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہمارا ہے ہم دماغ اچھا ہونا دیکھتے ہیں یا چاہیے. برا بالکل دیکھتے شفیع ہیں. شفیع صاحب روکوں گا، کافی ٹائم ہوا ہے، لیکن فاروق صاحب سے میرا آخری سوال رہے گا کیونکہ کافی لوگوں میں ہلچل مچی ہے کہ جو سروے ہوئی تھی روڈوں کی کہ کہہ رہے ہیں کہ 68 روڈوں میں سے ٹوٹل 15 روڈز آئیں گے. فاروق صاحب اس کی کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک جس نے کہا حقیقت تو اسی سے آپ جانیے گا. میں کہتا ہوں کہ دو دوست تھے، ایک گاؤں کے اندر دو دوست تھے، دنیا نے کوشش کی تھی ان کو توڑنے کی، وہ کبھی ٹوٹے نہیں تھے. تو کہتے ہیں وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. بہرحال یہ اب اس کو کیا کہاوت کہیں گے کچھ بھی کہیں گے، ہمیں بات سمجھنے کی غرض ہے، الغرض ہم نے بات سمجھنی ہے. جی وہاں سائڈ سے شیطان گزرا. کئی لوگوں نے کہا کہ یار آپ تو بڑے کہتے ہو میں بہت بڑا ہوں، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، جو کوئی نہیں کرے گا وہ میں کر سکتا ہوں. تو فرمایا بھائی بتاؤ کیا میں ہوں بڑا اس میں کیا؟ تو تبھی تو شیطان نام پڑا. کہتے یار یہ دو بات آدمی جو ہے نا ہم نے حد کر دی، ان کی دوستی کبھی نہیں ٹوٹی. تو اس نے کہا یہ کون سا بڑا معاملہ ہے، 2 منٹ لگیں گے. کہتے کیا؟ کہتے دیکھتے رہو. اس نے بلایا، وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے. بلایا ایک کو، تو ادھر آ جا. وہ ایک پوچھتا دوسرے کو میں کہ یہ، کہتے نہیں وہ دوسرے والا. مثال لیا، اس کو بڑا امپورٹنٹ بندہ بنا کے لیا، اس کو پکڑا، گلے لگا اور کان کے نزدیک ایسے پھس 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 کرنے لگا، جس سے مطلب کوئی آدھا منٹ لیا. اس کو کہا جا یار واپس آپ تو کھانا کھا لے، اپنے اس ساتھی دوست کے ساتھ کھانا کھا لے. گیا. وہ پوچھتا یار اس نے کیا بتایا تیرے کو؟ کہتا یار اس نے کچھ نہیں کہا. کہتے نہیں اس نے تیرے کو کچھ کہا، آدھا منٹ یہ تیرے کان کے نیچے رہا، کچھ تو کہہ رہا تھا یہ. کہتے یار میں ایمان کے ساتھ کہتا ہوں اس نے مجھے کچھ نہیں کہا. ان کے درمیان کیا پیدا کیا؟ شک. جھگڑا. جب ان کے درمیان شک پیدا کیا، وہ دوستی اسی دن اسی وقت سے ٹوٹ گئی. پھر کچھ عرصے کے بعد وہاں سے گزرت. کہتے یار مگر واقعتاً تو کمال ہے یار، منٹ کے اندر توڑ ڈالا ان کو آپ نے. کیا منٹ کے اندر توڑ ڈالا آپ نے ان کو؟ اب یہ بتا آپ نے ان کو کیا کیا تھا؟ کہتے میں نے کچھ نہیں کیا تھا، میں نے جھوٹ بولا تھا اس کو. کہا کچھ نہیں. اس نے دیکھا کہ میں اس کو کچھ بول رہا تھا، حالانکہ اس نے سچ اس کو کہا تھا کہ بھائی اس نے کچھ نہیں بولا، لیکن وہ شک میں پڑ گیا، اس نے کچھ نہیں کیا. وہ 15 کیا 5 ہی آ جائیں، شیطان بیچ میں صرف توڑ مروڑ کی پالیسی کر رہا ہے. وہ کہتا یہ کب ٹوٹیں گے؟ یہ طاقت، یہ کڑی جو بنی ہے غریب لوگوں کی، نوجوانوں کی، انہوں نے جو انقلاب لایا، آپ یقین رکھیے سب ہمارے توڑنے میں لگے ہوئے. اگر 15 بھی بالکل بنے گی، اگر یہ کوئی ہوتے نا اقتدار میں 5 بھی نہیں بنتی، اس کا بھی باہر و باہر ہی جو ہے سودا کر دیتے. اس لیے کیوں سنتے ہو بھائی؟ چھوڑو شیطان کو شیطان کے حوالے. جو کچھ ہوگا، کافی کال آ رہے تھے تو اس لیے آپ جو سے ہمارے نصیب میں ہوگا. یار کس کی مجال ہے یار کسی کے اس جا کر اس ڈڈل کو کھودے گا؟ میرے رب کو بھی منظور ہوگا تبھی وہ مشینیں وہاں سے آئیں گی اس کو کھودیں گی کہ نہیں. بالکل جو کچھ بھی روئے زمین پہ ہوگا اس پہ میرے رب کی بھی منشا ہوگی، تب جا کر ہوگا. اس لیے توکل تو اللہ، ہم نے اللہ پہ توکل کر دیا، جو ہوگا ہو جائے گا. ہمارا کام تھا کوشش کرنا، ہمارا کام تھا سروے کرنا. ہم نے کیا جھوٹ کیا بھائی؟ کاغذ آیا ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ سروے کرو بھائی، نام وہاں سے آئی، لسٹیں آئی. ارے 5 سال ہمارے پاس ہے، اگر سرکار کے پاس ایک ہی سال میں اتنا پیسہ آ جائے گا تو ایک ہی سال لگا دیں گے. 2 سال میں آئے گا، 3 سال میں آئے گا، 4 سال میں آئے گا. سٹیج پر سٹیج یہ ان پڑھ لوگ، گنوار لوگ ایسے آپ کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں. یار آپ کے بیچ میں ہم جیسے بھائی بیٹھے ہیں، جب کوئی دقت پریشانی آئے گی تو کال کیا کرو بھائی، ایمانداری کے ساتھ سچا جواب دیں گے. ہم نے جھوٹ ابھی تک نہیں کیا. آپ یاد رکھیں، دیکھیں جو پچھلے 25 سال کے اندر نہیں ہوا تھا، ہم امید کرتے 25 سال کا کام ہم 5 سال میں کریں گے. دیکھیں یہ کسی کے تقدیر بہتر ہوتے ہیں. یہ معراج ملک کی تقدیر بہتر ہے، یہاں کی نمائندگی جو ہے وہ اس کے سر جو ہے اللہ رب العالمین نے ڈال دی. یہاں پی ایم جی ایس وائی بھی کھلا، کم از کم 100 سڑکوں کی ہم نے جو ہے اس وقت سروے کرا دی، یا 60 آپ کہہ رہے تھے. وہ تو ایک پی ایم جی ایس وائی میں، اس کے علاوہ ہم نے R&B میں کروائی اور کرواتے رہیں گے. کل پرسوں مجھے آج کی ڈیٹ میں میرے ہاتھ میں پلان تھا، صدیق نے دیکھا، کچھ سنا تھوڑا سا. یار کروڑوں کے کام آج بھی 5-7 دن پہلے آپ کو ہم نے کہا کروڑوں کا تھا، ڈال دیے پلان ہم نے. یار اسی سال آتے 2025 میں یہاں ریولیوشن آ جائے گا، بہت کچھ بنے گا جو لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اس لیے شیطانوں کی چالوں میں، ان کے جالوں میں پھنسنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ بے فکر ہو کے رہے گا، جو بھی ہوگا آپ کے علاقوں میں برابر ہوگا، سب کو برابر شیئر ملے گا. سکول فاروق بھی صاحب بنیں میری گے، ریکویسٹ سڑکیں بھی لاسٹ میں بنیں گی، آپ سب کچھ سننا ہو جائے 1-2 گا. باتیں. جی سر. میرے کو میں نے وہ لائن لائی تھی گھر کے لیے بجلی کی، تو اس میں مجھے لکڑی کے پول 2-4 لگے ہیں راستے میں، وہاں سے بچے گزر رہے ہیں سکول کے لیے، جی تو ان میں فالٹ ہے کچھ. اگر وہاں کے لیے کچھ پول 2-3 ملتے تھے مجھے تو. آپ ٹانٹنا سے ہیں؟ جی ٹانٹنا سے. تو آپ کے ٹانٹنا میں پرسوں 25 پول پڑے ہیں. سر مجھے ایک بھی نہیں انہوں نے دیا، وہ آپ پتہ نہیں کہاں کو کیوں دینا ہے؟ یہی تو غلط فہمی ہماری لوگوں کی. یہ سرکار کا کام ہے، جہاں جینوین جگہ ہے، جہاں پہ امپورٹنٹ ہے، فرسٹ پریارٹی جہاں پہ دی جانی چاہیے.
आप भी जेई और कंसर्न वहां पे है लाइन मैन, उनके पास जाइएगा, उनको दिखाइएगा, सर्वे कराइएगा, ये देखो भाई इंपॉर्टेंट नंबर 1 जो हमने कहाँ लगाने हैं पोल, तो वो लगा लीजिएगा। अब मैं सिफारिश करने बैठूंगा नहीं शफी नहीं साहब सर, को, मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी, यहाँ से बच्चे गुजर रहे हैं स्कूल के लिए, यहाँ पे खतरा है, मगर वहां पे उन्होंने डाले नहीं, उन्होंने बांट के दिए 4-4 5-5 पोल हर वार्ड में। अब जहाँ जरूरत नहीं थी वहां पे उन्होंने लगा दिए। नहीं बांटे क्यों उन्होंने पर्सनली क्यों नहीं वहां पे वेरीफाई किया? नहीं और नहीं, आप वो बाद बांट में के। क्यों? अगर एक चीज आपको 10 दिन पहले पता था कि यहाँ पोल आए हैं, आप जब लगा दिए तब आपने कंप्लेंट की, लगाने से पहले नहीं यार। नहीं सर, लगाए नहीं है, बांट के उन्होंने वार्डों में डाल दिए, कोई बात बांट के। के कल की डेट में मुझे सुबह फोन करना, एग्जैक्ट 10 बजे उनको हम बंद करवा देंगे, और वहां डायरेक्शन उनको दे देंगे कि पब्लिक की मर्जी के मुताबिक जहां फर्स्ट प्रायोरिटी है वहां पे लगाए जाने चाहिए, ताकि ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन लॉस कहीं ना हो, कहीं नुकसान ना हो। हम लोग तो इसीलिए हैं भाई, आपकी एक इज्तिमाई एक ग्रुप है, पंचायत लेवल, वार्ड लेवल है, पंचायत और लेवल है। ऐसे उन्होंने जेई साहब ने बताया भी नहीं, यहाँ लाइनमैन साहब ने बताया भी नहीं भाई आपकी पंचायत के लिए पोल आए हैं, वो चुपचाप के किसी किसी के हाथ में पकड़ाए थे बस। कोई बात नहीं, कल सुबह 10 बजे फोन करना, मैं लाइन पे ले आऊंगा कॉन्फ्रेंस में, उनके साथ में बात करूंगा और मैं उनको क्लियर कट बता दूंगा कि वहां इंसाफ कीजिएगा। भले ही फिर उस वक्त इंसाफ आपके साथ, अगर आप वाकईतन इंसाफ के मुस्तहिक होंगे तो आपके साथ भी इंसाफ होगा, तो अगर आप से ज्यादा किसी को जरूरत होगी तो वो सामने जो है वो बात हो जाएगी नहीं इंशाअल्लाह। हम मेरी मेरी यही रिक्वेस्ट है उनको, अगर कल वहां पे बच्चे चलते हैं, अगर किसी बच्चे को तार गिरेगी वो उनकी जिम्मेदारी है, वो तार हमारी नहीं नहीं है। गिरेगी, तार नहीं गिरेगी, कुछ नहीं होगा। सुबह 10 बजे फोन करना मुझे, मैं लाइन पे जेई को भी सबको लेके उनके साथ वो क्लियर करूंगा, ठीक है? जी जी जी। ओके सर, थैंक यू। चलिए, टाइम काफी लेट हुआ है, अब सिद्दीक साहब भी जुड़े हैं, फारूक अहमद डार साहब भी जुड़े हैं। अब आप दोनों बारी बारी आखिरी लफ्ज कहें ताकि लाइव को एंड करेंगे। पहले सिद्दीक चलो साहब। मैं क्या कहूँगा, मैंने तो अभी तक मैं फारूक साहब के से वो बातें ही सुन रहा था, जो भी इस वक्त फारूक साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा। और आपके जो इस वक्त व्यूअर्स हैं उन तक ये मैसेज हमारा रहता है, जो हर वक्त हम कहते हैं कि खुदारा, चाहे वो एमजी नरेगा हो, चाहे कोई भी हो, तो कम से कम खुद भी काम किया करो, और फिर जाके आप किसी मुलाजिम को बता सकते हैं कि आप फलां चीज जो है हमसे ये कोताही हो गई है। लेकिन सबसे पहली चीज है कि खुद ईमानदार बनो, फिर जाके आप किसी के ऊपर उंगली उठा सकते हो। तो मैं तो यही कहता हूँ, हर वक्त यही कहता हूँ कि कम से कम खुदारा पहले खुद अपने आप को उसके सांचे में डालो, फिर जाकर आप किसी के ऊपर उंगली उठाओ। अब फारूक साहब। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम व्यूअर्स को, और जहां जहां तक ये पहुंचेगी, देखिए जो तोड़ने वाले लोग हैं उनके साथ जो है नाता कम करें, और जो फितना फैलाने की कोशिश करते हैं और लोगों को जो है वो मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं या डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, उनको कम से कम सामने ले आने की जरूरत है। यानी उसको कहते हैं बड़े तहजीब याफ्ता अल्फाज में, उन्हें कहते हैं नंगा करने की कोशिश करें, जो भी जो है मिसगाइड करता, लोगों को मिसलीड करता है। तो आखिर पे मैं यही शेयर कहना चाहूंगा, इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं, तो तीर आजमा और हम जिगर आजमाएं। हम मैदान में उतर चुके हैं, 5 साल जो है आवाम ने हमें दिए हैं, मैंडेट दिया है, हम दिन दुगनी रात चुगनी जो है मेहनत करेंगे, और मेहनत हम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो है अदालत जो है लम्हों में लग जाती है। अभी शफी साहब ने हमें सवाल किया, हमने कहा 10 बजे एग्जैक्ट जो फोन करना, हम किसी वर्कर में फोन करेंगे, हम डायरेक्ट एम्प्लॉय को फोन करेंगे और उसको डायरेक्शन देंगे कि अगर हमने ये देखा कि गलत पोल कोई भी हमने कहीं लगा हुआ देखा, और वो भी सिफारिश की बुनियाद पे, मैंने इस शख्स को भी कहा कि मैं नहीं जानता हूं बेचारे को, हो सकता कौन होता ये, क्यों कर मैंने कहा कि सिफारिश हम आपकी भी नहीं करेंगे, वहां जो इंसाफ होना होगा वही इंसाफ की बात हम करेंगे। भले ही कोई हमें नाराज हो, लेकिन वो अर्शे अजीम वाला जिस शख्स ने इतनी बड़ी दौलत से मुझे नवाजा है, मुझे जबान दी है, देखने के लिए आंखें दी हैं, कान सुनने के लिए दिए हैं, और उसके बाद तो जितनी भी सलाहियत दी है मेरे रब का कमाल है। तो हम अपने ही रब को राजी करेंगे और किसी को राजी करने की हमें जरूरत नहीं है। और हमारा रब हमसे तभी राजी होंगे जब हम उसके बंदों के लिए 100% इंसाफ की बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, तमाम सामीन का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस लाइव में जुड़ने के लिए। मुदस्सिर हुसैन का कमेंट है, वाचिंग फ्रॉम सऊदी अरबिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि सऊदी अरबिया से अगर हमें लोग देख रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। बाकी अल्लाह हाफिज, हमारी तरफ इंशाल्लाह मिलते से हैं। भी हमारी तरफ से भी इस साथी को, हमारी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला ने आपको उस सरजमीन पे पहुंचाया है जहां से हमें ये इल्म की, ईमान की रोशनी मिली है। हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि उस सरजमीन पे नमाजों का भी बहुत अजर है, सब कुछ बहुत अच्छा है। उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कीजिएगा कि हम सब तमाम मोमिनीन पूरी रोई ज़मीन के ऊपर हमें अल्लाह ताला अमन नसीब करे, शांति नसीब करे, और तमाम पूरी दुनिया के अंदर जो जंग फसाद के अंदर जो खुदा के तमाम बंदे, वो किसी भी कौम से ताल्लुक रखते हों, अगर मुसीबत परेशानियों में है, अल्लाह ताला उन्हें उनसे आज़ाद करे और उन्हें अमन जो है नसीब करे,
ताकि हर बाप चाहता मेरे बच्चे महफूज रहें, हर माँ चाहती है मेरे बच्चे महफूज रहें। मोहब्बत इंतहा दर्जे की अल्लाह ताला ने इन वालिदैन के दिलों में डाल रखी है। तो हम यही चाहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम बंदे हैं, चाहे फरमाबरदार है या नाफरमान है या कुछ भी है, लेकिन हमारे आंखें ये कभी नहीं देख सकती हैं कि किसी नाफरमान के बच्चे को भी जब तकलीफ होती है तो हमें रहमतन लिल आलमीन के उम्मती होने के नाते हमारा सीना फटता है। हम किसी बच्चे के साथ ज्यादती हो रही होती वीडियो नहीं देख पाते, किसी औरत के साथ तकलीफ मार धाड़ या कोई जुल्म हो रहा होता है वो भी हमसे है, कर तो कुछ नहीं सकते हैं, बेबस हैं, वीडियो ही देख रहे होते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन सीना छलनी हो जाता है। तो मैं इन साथियों से, इस भाई से दुआ की अपील करता हूं कि आप अरब में हैं और अगर कभी कभी अल्लाह ताला आपको भी वहां रहते हुए भी नसीब करे कि आप खाने काबा जाएंगे, मस्जिद नबवी जाएंगे, तो उम्मत के लिए वहां से है, दिल खोल के दुआ कीजिएगा, हो सकता है अल्लाह ताला हम पे भी रहम करम फरमाएंगे। आमीन सुमा आमीन। शुक्रिया। आमीन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब आपका जुड़ने के लिए। इंशाल्लाह कल 9:30 बजे फिर मिलते हैं इसी लाइव शो पे।